लेकिन ये चोट कुछ मायने रखती है उस चोट के आगे जो मैं पिछले 23 दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे बेटे की जुदाई की चोट। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा ढूंढ के ला दो मुझे, और कुछ नहीं कहना है। किसी नजीब लौटा दो मुझे। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरा सबका प्यारा भर चुका है। मेरा नजीब लौटा दो। नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया के हर दौर में, हर देश में इस बात को लेकर लगातार बहस चलती है कि राज्य, स्टेट, पीपल और लोग, इनके बीच का रिश्ता कैसा हो। राज्य को हर दिन यह एहसास कराना पड़ता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, लोगों को बताने के लिए कि वो आपका हिस्सा है। जब भी दोनों के बीच इस एहसास में कमी आती है, स्थिति काफ़ी पीड़ादायक हो जाती है। जब एक आम आदमी स्टेट से, उसके अंगों से अपने लिए इंसाफ की गुहार करता है, तो वो दृश्य इसलिए बड़ा हो जाता है कि हम और आप तब राज्य की परीक्षा लेने लगते हैं कि वो राज्य उस आम आदमी की तरफ किस तरह झुका हुआ है, किस हद तक झुका हुआ है, और उसे नमस्कार, सलाम, आदाब करते हुए उसकी तकलीफों के प्रति कितना संवेदनशील है। रविवार को आपने टेलीविजन चैनलों पर, सोमवार की सुबह अखबारों पर, रविवार की रात शाम मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी। जेएनयू के छात्र नजीब की मां को पुलिस घसीटते हुए लेकर जा रही है। ये जो स्थिति है, 20-22 दिनों के बाद एक बेटे के ना मिलने के कारण मां की बेचैनी को ना समझना और पुलिस की तरफ से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, ये शायद किसी भी नागरिक के लिए डराने वाला हो सकता है। वो मां कोई भी हो सकती है। उसका नाम ज़रूरी नहीं कि फातिमा हो, उसका नाम कमलेश भी हो सकता है। जब राज्य की एक बार ये आदत बन जाए तो वो फिर लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लेता है और वो लोगों को डराना शुरू कर देता है। क्या ऐसा रहा होगा क्या? इन आशंकाओं को हम एक तरफ रख देते हैं, भूलेंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज काफ़ी दिनों के बाद, और शायद पहली बार प्राइम टाइम में कई जगहों पर उनकी बातें गई हैं, हम आपको नजीब की मां से, फातिमा जी से आपको मिलाना चाहते हैं। मेरे लिए ये दृश्य काफ़ी बेचैन करने वाला रहा। हालांकि पुलिस की यही सफाई रही कि पुलिस ने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ फातिमा जी को थाने ले गई और फिर वापस घर पहुंचाई। तो आप देखेंगे कि ये तस्वीरों में आपको मैं दिखा सकता हूं कि अगर ये आदर है, ये सम्मान है, तो इस सम्मान को हासिल करने के लिए आप भी चिट्ठी लिखिए पुलिस को कि ऐसा आदर हमें भी चाहिए। नमस्कार, आदाब। आप मुजीब हैं, आप सदफ हैं। आप खड़े भी हो सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। फातिमा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल हुआ क्या था आपके साथ? सर, जैसे ही हम गाड़ी से निकले बाहर, हाँ, 4-6 लोग थे मेरे साथ, हाँ, 4-5 बच्चे थे। हाँ, वैसे ही पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद थी। हाँ, और एकदम से पुलिस आई और उन बच्चों को बुरी तरह घसीटने लगी, लड़कों को। हाँ, आइए, हाँ, इस तरह तरफ आ जाते हैं, इधर इस धूप तरह है। हाँ, पकड़ रहे थे जैसे कोई वो हाँ, मुजरिम है किसी। आइए इधर। हाँ, बुरी तरह धक्का मुक्की करने लगे। तो मैंने हाँ, कहा इन्हें क्यों पकड़ रहे हो तुम हाँ, लोग, ये क्या कर रहे हैं? तो खामोश खड़े हैं यहाँ पे हाँ, मेरे साथ। हाँ, इधर आइए। हाँ, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। जिन्होंने हाँ, जुर्म किया उन्हें पकड़ो जाके। वो हाँ, आजाद घूम रहे हैं, खुले हैं। हाँ, उनके साथ क्यों नहीं आते आप लोग? उन्हें पकड़े जाके। और ना नजीब को ढूंढ रहे हैं और ना ही ये हम लोग ये कुछ करने थोड़ी है, खामोश बैठने के लिए आए हैं, हम अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है? तो उसने मुझे ही पकड़ लिया। पुलिस वाली लेडीज थी जो, उन्होंने मुझे पकड़ा, माता जी चलिए चलिए। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मैंने क्या गुनाह किया है? मैं तो इन लोगों के साथ, ये मेरी आवाज़ है, ये मैं इनके साथ खड़ी हूँ, मैं कुछ गुनाह तो नहीं कर रही। और आप लोगों को नहीं मार सकते, आप इन्हें नहीं मारेंगे। तो ये मुझे घसीट के वो लोग बुरी तरह से, और देखा ही होगा आपने, बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सब बदन दुख रहा है, ये सब मेरी हड्डियाँ दुख गई पूरी तरह। रात भर सो नहीं पाई हूँ और बस में बुरी तरह डाला उन्होंने मुझे। सब मेरे हाथ पैर दुख गए और ले जाके पता कहाँ कितने दूर तक चलते रहे और वहाँ ले जाके थाने में छोड़ दिया अंदर।
और उसके बाद जो है गाड़ी में भी कुछ कहा आपसे? नहीं, गाड़ी में तो बच्चे थे और मैंने कहा खबरदार जो किसी बच्चे को हाथ लगाया आपने। कहला नहीं हम नहीं लगाएंगे हाथ, और अब माता जी आप शांत रहिए। मैंने शांत तो हम वहाँ भी थे, हम यहाँ भी शांत बैठे, हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे थे, वहाँ कोई गुनाह या जुर्म तो नहीं किया था। मैं अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मेरा बच्चा आज 23 दिन से लापता है, कल 23 दिन हो गया, आज 24वां दिन है। कहाँ है मेरा नजीब? क्यों नहीं सामने लाते उसे? जहाँ कहीं भी उसे ढूंढो, इतनी पुलिस हमारे ऊपर लगाई है। काश कि उस दिन लगाई होती जब मैं थाने में गुहार लगा रही थी मनीषी जी से। हौस खास सारी जगह पे मैं थक चुकी हूँ भाग भाग के। मेरा बच्चा कोई सुराग नहीं है, 24 दिन होगा। कहीं से भी एक तो कोई क्लू बता दे मुझे कि आपके नजीब को हमने वहाँ देखा, यहाँ देखा, कहाँ देखा। कोई नहीं बता रहा है कुछ भी। आखिर ये पुलिस कर क्या रही है पिछले 24 दिनों से? मैं तो हमेशा सुनती थी दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी है, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस से अच्छी है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता क्या एक्टिविटीज़ की उन्होंने, क्या किया 24 दिनों में? कुछ नहीं किया उन्होंने 24 दिनों में। बताएं मुझे, दिखाएं कहाँ है मेरा नजीब? बेगुनाह को इतनी बुरी तरह उसे मजलूम को मारा, 4 बार उस पर हमले किए गए, उसको कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, खून में लथपथ सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ उसको मेडिकल नहीं किया। वहाँ के डॉक्टरों की भी गलती है, क्यों नहीं किया मेडिकल उसका? पुलिस कंप्लेंट तो हो ही जाती, वहाँ उसको एडमिट करना था। काश के वो एडमिट कर लेते, मेरा बच्चा वहीं होता। ये सब उसके साथ नहीं होता जो हो रहा है आज। जो मैं यहाँ दिल्ली की सड़कों पे भटक रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास होता। अगर उस डॉक्टर ने ये जरा सी भी जिम्मेदारी निभाई होती तो मेरा बच्चा आज मेरे साथ होता, उसको वहाँ एडमिट कर लिया होता। क्यों नहीं किया उसका मेडिकल? क्यों नहीं दी उसको कोई दवा? उसको ऐसा ही क्यों जाने दिया? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे बताए कोई, नजीब कहाँ है? आज 24 दिन हो गए, मैं नजीब को कहाँ तलाश करूं? किसके पास जाऊं? कोई तो बता दो मेरा नजीब कहाँ है? मेरे नजीब के पास मुझे पहुंचा दो। कहाँ है नजीब? थक गई हूँ इंतजार करते करते। मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी फातिमा जी कह रही हैं कि वो अस्पताल गया था, उसको कौन लोग लेके गए थे सफदरजंग अस्पताल और किस हालत में? इसकी क्या कोई रिकॉर्डिंग क्या है पुलिस की डायरी में, या आप लोगों को जो जानकारी है? हम लोग तो खैर वहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ। जो मतलब उनके रूम पार्टनर है कासिम और एक बंदा और है शायद वही हॉस्टल का है। हाँ। वो लोग लेकर गए थे और उसमें एक एम्बुलेंस से लेकर गए थे, JNU की जो मेडिकल हाँ। वहाँ से लेकर गए थे, और इसमें एक अटेंडेंट था और एक ड्राइवर था। हाँ। हमें ये बताया उन्होंने। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने, डॉक्टर ने ये बोला कि पहले जो है कि कहते हैं कंप्लेंट होगी और ये पुलिस केस है, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो भाई वैसे भी इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, वो एकदम शौक थे और डर भी रहते हैं। सीधे साधा बंदा कोई भी होगा पुलिस कंप्लेंट से डरेगा, तो मना कर दिया कंप्लेंट। क्या उनकी उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि जानलेवा हो सकती थी? हाँ, बहुत इतने घायल थे वो? बहुत बुरी तरीके से मारा था, 4 बार अटैक हुआ उनके ऊपर। और ये समझ लीजिए जो कड़ा होता है ना हाथ में जो पहनते हैं उसको, हाँ। मतलब पंच इस तरीके से बना के सिर में मारे उनके, और चप्पल से भी मारा। मतलब क्या बताऊँ, समझ लीजिए बहुत बुरी तरीके से मारा है। सिर से खून, नाक से खून। और तो अस्पताल में जो डॉक्टरों ने देखा या नहीं देखा, उसके बाद नजीब कहाँ गया? वो जो लड़के उसको लेकर गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? कहाँ से गायब हुआ वो फिर जो है वापस आ गए। नजीब ने मुझे वहाँ से कॉल की, अस्पताल से अपने मोबाइल से। हाँ। मैंने कहा क्यों नजीब, क्या कर रहे हो 2 बजे तुम? कहले अम्मी मुझे ये मारा पीटा गया, मेरे कमरे में 3 लड़कों ने घुस के मुझे मारा। दोपहर के 2 बजे या रात में? रात के 2 बजे आपका फोन हॉस्पिटल से ही मुझे कॉल की। आप तब बदायूं में थी? जी। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तो बोला मैं ये हॉस्पिटल में लाया मुझे सफदरजंग में मेडिकल के लिए, और मेरे चोटें आएंगे। तो मैंने कहा क्यों, कहाँ आएंगी चोटें? बताओ मुझे, कैसे लगी तुम्हें चोट? किसने मारा? तो उसने फ़ोन बंद कर दिया, और मैंने उसके पार्टनर को फ़ोन किया जो कासिम है, तो उसने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे हुआ है, इसको मारा पीटा गया है बहुत, और आप परेशान ना हो, ये आपके पास आने को कह रहा है, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। तो मैंने कहा ठीक है नजीब को आप लोग संभाल लो, मैं अभी आ रही हूँ, अभी बैठ रही हूँ। और उसने ये भी कहा कि नजीब पे मुकदमा कर दिया गया है, उन लड़कों ने नजीब पे रिपोर्ट कर दी है कि नजीब ने यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा करने की कोशिश की और नजीब बहुत घबराया हुआ है। तो मैंने ठीक है आप परेशान ना हो, मैं अभी बैठ रही हूँ बस में। मैं उसी वक्त मेरा बेटा, हम सब घर वाले ठीक है, तो इसी वक्त मैंने अपना एक थैला लिया और मैं बस में बैठ गई जाके। रास्ते में मैंने नजीब के बराबर कॉन्टैक्ट में थी, कासिम को भी फ़ोन किया, नजीब को भी फ़ोन किया। 9 साढ़े 9 बजे मैंने बुलंदशहर से फ़ोन किया उसे, और लास्ट बार मैंने आनंद विहार पहुंच के उसे फ़ोन किया, नजीब मैं आनंद विहार पहुंच गई हूँ, बस अभी पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास। तब तक वो हॉस्टल पहुंच गया था? हॉस्टल था, वो सुबह ही पहुंच गया था हॉस्टल, तो 6-7 बजे। तो मैंने उससे कहा कि नजीब मैं आ रही हूँ, आनंद विहार पहुंच गई, मेट्रो से आ रही हूँ, बस से देर लगेगी, बस
11 बजे मेरी बात हुई है, मैं 12:30 के लगभग वहाँ पहुँची, 12:30 या 1 के बीच में। तो मेरा नजीब नहीं था। जब मैं हॉस्टल में घुसी तो नजीब की एक चप्पल ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी थी, एक चप्पल सीढ़ियों के बीच में पड़ी थी। ये मेरे साथ था। मैंने कहा नजीब मुझे भैया की चप्पलें पड़ी हुई हैं। तो कहने लगा अम्मी घबराओ मत, भैया रूम में होंगे, चलो देखते हैं। तो मैं रूम में नॉक किया, दरवाज़ा खोला मैंने, तो वो लड़का बैठा था पार्टनर। मैंने कहा नजीब कहाँ? कह रहा बैठी यहीं कहीं होगा, आ रहा होगा अभी। मैं कहाँ है नजीब, बुलाओ उसे। तो कहला आप बैठ तो जाइए। मैं बैठ गई, थोड़ी देर इंतजार करने लगी, आधा घंटा 1 घंटा देखती रही इधर उधर, कहाँ है नजीब। इससे भी कहा देख क्या हो सकता है, मेरा बाहर इंतजार कर रहा हो, इधर उधर खड़ा हुआ। ये भी गया देखने, बाकी और लड़के जो थे मेरी रोने की आवाज़ सुन के आ गए थे, वो भी गए। तो नजीब कहीं नहीं मिला। रोती पिलकती मैं 3-4 बजे, फिर मुझे और बच्चे आ गए, वो मुझे दूसरे रूम में ले गए। हम ढूंढ रहे हैं आंटी, सारे कैंपस में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला नजीब। फिर मैंने अपनी नंद के घर फोन किया। वो इतनी देर में आप लोग लगभग पहुंची गई थी, वो रूम पहुंची गए थे और कमरे में उसका पार्टनर था और उसने कहा कि वो अभी अभी यहाँ से निकला है। तो इतनी देर में जेएनयू से निकलने में भी आधा घंटा 20 मिनट लग ही जाता है अगर कोई बस से ना गया हो। तो किसी ने नहीं देखा उसको? कोई नहीं देख पाया। कोई भी मतलब ये नहीं है कि कहाँ गया, कुछ पता नहीं उनका, किसी ने भी नहीं देखा। वार्डन बोल रहे हैं 2 दिन बाद कि जो है मैं जब अपने घर में था तब देखा मैंने, वो किसी ऑटो में बैठ के जा रहे थे। उनके घर से रोड पे दिखाई नहीं देता है। मतलब बच्चों ने, लड़कों ने ये बताया कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने घर से देखा है ऑटो में जाते हुए, तो वो घर से नहीं देख सकते, उसके लिए उन्हें बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, वो वार्डन ने जो कहा है मतलब घर मोबाइल उसके बिस्तर पे ही था। वार्डन बचा रहे हैं, वार्डन वहाँ पे मौजूद थे जब उसको मारा गया। हाँ, बचा रहे हैं सब करके, क्योंकि चीफ वार्डन के सामने मारा और जो है मोहित जो जेएनयू के जो प्रेसिडेंट है उनके सामने मारा, सिक्योरिटी थी उनके सामने मारा और किसी ने बचाने की तो इतना जब मारपीट हुआ तो जेएनयू का प्रेसिडेंट नहीं गया अस्पताल? हाँ, वो नहीं गया था, लेकिन उसने बचाने की कोशिश की। तो जब इतनी बड़ी घटना हुई तो ये सारे लोग नहीं गए थे उनके साथ मिलकर नजीब के साथ? एम्बुलेंस में वही अलाउ नहीं करते ना, 2-3 लोग अलाउ नहीं करते हैं। वही जितने लोग जा सकते थे उतने लोग गए। मोहित को भी जो है मार पड़ी है, उसने ही बचाया। वार्डन को भी, वार्डन खुद बोल रहा है कि मेरे सामने मारा है, मुझे खुद चोटें आई हैं। चीफ वार्डन मारने वाले कितने लोग होंगे आप लोग? पहले 3 लोग थे जो कैंपेनिंग कर रहे थे हॉस्टल में। हाँ, 3 लोग गए रूम के अंदर, फिर जो है पता नहीं रूम के अंदर क्या हुआ, तो कोई मौजूद नहीं था। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई थ्रेड देख के उन्होंने मारा हाथ पे। लेकिन 3 के बाद जब वो लोग बाहर आए तो शाहिद भाई ऊपर भी, शाहिद भाई जो आई विटनेस है वो ऊपर कैंपेनिंग कर रहे थे, आवाज़ सुन के वो नीचे आए। इतनी देर में वो नीचे आते हैं तब देखते हैं कि पूरा मॉब आ रहा है उधर से। वो मॉब मतलब काफ़ी लोग थे? हाँ, भीड़ मतलब बहुत काफ़ी लोग थे, वो आ रहे हैं उधर से। और फिर जो है उन्होंने इतनी देर में शाहिद भाई ने बंद कर दिया रूम में। तो फिर रूम से फिर जब वो बाहर निकले फिर मारा उन्हें, ठीक है। फिर जो है बाथरूम के अंदर बंद कर दिया उन्होंने। मुद्राएं ले गया, नाक से खून बह रहा था, तो मुद्राएं बाथरूम में ले गए। तो विक्रांत और एक लड़का और उसमें बाथरूम में घुस के उसे दोनों ने मारा अंदर। फिर सिक्योरिटी वार्डन आ गया तो उनके साथ उन्होंने निकाला, उसी वक्त निकाला। अभी ले चलते वार्डन के रूम में, वार्डन के रूम में ले जा रहे हैं। सिक्योरिटी पीछे आ गई और वार्डन भी पीछे मेरे नजीब को आगे कर दिया। भीड़ ने भाई ऐसे घसीट लिया, बाहर से भी ले गई नीचे से। दोस्तों ने बताया ये सब वहाँ पे? जो आई विटनेस है 23 लड़के हैं जिन्होंने साइन किया। आप देखिए, शायद कुछ हो, कुछ होने की ही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा सवाल ये मेरे ज़हन में बार बार आता है सर कि नजीब को लेकर तमाम मीडिया में, अखबारों में उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि नजीब के इतने फेसबुक अकाउंट थे, इतने उसके फ्रेंड्स थे, या वो कहाँ से आया। उन 3 लड़कों के बारे में अभी भी किसी ने डिस्कशन नहीं किया कि उनका बैकग्राउंड क्या है। ये 3 लड़के कौन हैं आपके हिसाब से? हमारे दर्शकों के हिसाब से जरा बताएं, वो 3 लड़के कौन हैं? और एक और जो आपने सुना है, मतलब ठीक है कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि इन्हीं का एक पक्ष है, दूसरा नहीं है, लेकिन जो पीड़ित है 22 दिनों से, हम उसका पक्ष रखना चाहते हैं आपके सामने में। तो 3 लड़के थे, 3 लड़के हैं, इनका कोई पक्ष नहीं आया है सामने? नहीं, उन लोगों को कहीं डिस्कशन में ही नहीं है कि भाई वो किस बैकग्राउंड से हैं। नजीब के बारे में बात हो रही है कि वो मारपीट करता था या नहीं करता था, कैसा लड़का था, कहाँ एजुकेशन हासिल की, उनके बारे में भी पूछना चाहिए। जब भीड़ आई थी, 3 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, जब भीड़ आई तो वो 10-15 लोग, जिसमें तो उनको उनके नजीब के दोस्तों ने पहचाना नहीं कि ये कौन लोग हैं? सबने पहचाना है कि उनके नाम भी दिए हुए हैं। इवन दो उसमें मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो नॉन रेसिडेंट मेंबर थे, वो फोटोग्राफ भी दिए गए थे। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वो फोटोग्राफ भी दिया था आप लोगों ने, जो बाहर के लोग थे। तो क्या पुलिस ने, आप लोग जब इतनी बार पुलिस के अधिकारियों से मिली हैं, क्या पुलिस ने अपनी तरफ से कहा है कि जो जिन पे भी मारने के आरोप हैं, हाँ, मान लीजिए कि जिन पे भी आरोप हैं, उनसे किसी प्रकार की पूछताछ हुई है? देखिए, हमारे पास पुलिस अफसर नहीं है इस वक्त उनका पक्ष रखने के लिए,
लेकिन वो पीड़ित नहीं है, पुलिस अफसर पीड़ित नहीं है ना, तो आपका ही पक्ष रहेगा। तो फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि किसी पुलिस अधिकारी ने आपको क्या कहा उन मारने वालों के बारे में? शुरुआत में तो उन्होंने यही बताया कि उनका जो फोकस था वो ये था कि नजीब अपने आप से गया है, और क्योंकि उसके फेसबुक अकाउंट पे किसी दरगाह की पिक्चर थी तो उन्होंने दरगाहों पे तलाश करना शुरू कर दिया था। नहीं, उनका फोकस रहा होगा, वो गया है, ये तो फोकस रहेगा ही, लेकिन वो मार खाने, उसको मारा गया है इसलिए गया है, तो जिन लोगों ने मारा है उस पर फोकस नहीं था उनका? नहीं, उस पर फोकस नहीं, अभी तक भी फोकस नहीं है। अभी भी उनसे न्यूज़पेपर में ही मैंने वो फोकस कंटिन्यू बोल रहे हैं सर। आप एक बंदे को थ्रेट दिया है कि सर इसे आप कुछ मत कीजिए, सुबह को उसकी लाश ले लीजिएगा, ये बोला गया है कि हमारे हवाले कर दिया। बहुत मतलब गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा थ्रेट दे रहा है तो सबसे पहले उसी के ऊपर शक जाएगा। उनसे कुछ पूछताछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं कि मतलब उनसे इंटेरोगेशन। तो पुलिस ने ये भी नहीं कहा कि हमने इनसे पूछताछ की है, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता? टाइम जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उनसे पूछा है और वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। यही उन्होंने बोला कि नहीं, वो बातचीत हुई थी लेकिन इतने आगे तक वो नहीं जा सकते हैं कि वो किसी को इस तरह से। पुलिस को ये यकीन इतना कैसे हो गया? तो फिर वो जो अस्पताल में क्यों गया था नजीब? न्यूज़पेपर में भी आया था कि उन लोगों से इंटरोगेशन हुआ था, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा। नहीं, न्यूज़पेपर में आना अलग बात है, आप लोग कई बार जा रही हैं मिलने के लिए, आपको बताया है कि नहीं बताया? नहीं, हमसे बस यही होता है कि पूछताछ हमने की। आपसे पूछताछ की थी? इतने लोगों से? हाँ, उन लोगों से। आपने क्या इस टाइप का कुछ किया है क्या? तो बस यही से ज्यादा नहीं, जैसे पुलिस करती है वो सब नहीं हुआ उनसे। अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है, जिन्होंने मारा है वो वही है, कैंपस में है। उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो आप बुलाकर पूछताछ करना एक अलग चीज़ है, आप अरेस्ट करिए, उनसे ज़्यादा से इंटरोगेशन सही तरीके से करिए। वैसे तो हर चीज़ में इंटरोगेट होता है लड़कों से, क्यों मेन जो जिनकी वजह से सारा झगड़ा शुरू हुआ, जिनकी वजह से नजीब गायब है, उनको इतने दिनों में अब तक अरेस्ट भी नहीं करा है। जिन लोगों ने धमकी दे दी कि जान से मार देंगे, गायब कर देंगे, हमारे हवाले, वो सब वहीं पर घूम रहे हैं, वहीं है कैंपस में, बल्कि और दूसरे लड़कों के सामने और वैसे करके घूम रहे हैं। और जो लोग नजीब के दोस्त थे, क्या उनकी गवाही हुई है पुलिस के सामने? पुलिस के सामने बयान दिए? कोई नहीं है उनका, जो लोग पार्टनर था, रूम का पार्टनर था। सर उसे हॉस्टल ज्वाइन किए हुए। अच्छा, वो पुराने विद्यार्थी नहीं थे? वो पहली बार जेएनयू में अगस्त में ही ज्वाइन किया। एक दिन पहले तो घर से आए वो, 14 को मतलब रात में हुआ है, 13 को घर से आए वो हॉस्टल में। 10 दिन हुए वो पहली बार वो जेएनयू का पहला सेशन शुरू हो रहा था उनका। हॉस्टल में भी 2 महीने तो पहले हम लोग वहाँ पे फ्लैट रूम रेंट पे लेकर रह रहे थे। हॉस्टल भी हम लोगों इसी वजह से नहीं दिलवा रहे थे कि भाई तुम मत जाओ, तुम बहुत सीधे साधे हो, हॉस्टल में मत रहो, वहाँ का माहौल ऐसे ही है। तो उन्होंने बोला मुझे जो है मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यहाँ से आने जाना ओखला से बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे हॉस्टल ही जो है सादा सही रहेगा, तो दिलवा दिया। ये उनका पहला साल था, मतलब अभी शुरू हो रहा था जेएनयू में, फर्स्ट सेमेस्टर। इसके पहले कहाँ पढ़ रहे थे नजीब? बरेली यूनिवर्सिटी से बीएससी बायोटेक किया उन्होंने, और उनका कंपटीशन में हुआ फिर यहाँ पे? 4 जगह जामिया में भी निकाला था उसने, एमएससी बायोटेक में, जामिया अलीगढ़ कुछ दिन उसने ज्वाइन किया, लेकिन जब जेएनयू में आ गया तो खुशी खुशी जेएनयू गया कि नहीं, जामिया से ज़्यादा अच्छा जेएनयू है। अलीगढ़ में भी उसने बीएससी में एडमिशन लिया था, लेकिन फिर मेडिकल की तैयारी के लिए उसने वहाँ से छोड़ दिया था कि मुझे मेडिकल करना है। 15 तारीख को जब हम लोग कंप्लेंट लिखवाने गए थे तो वहाँ SHO हैं बसंत थाने में, संदीप कुमार। तो मैं बोल रहा हूँ सर मुझे ऐसे लिखनी है कंप्लेंट। वो बोले नहीं, आपको ज़्यादा पता है, कोर्ट में मैं जाऊँगा, मुझे पता है कैसे कैसे हैंडल करते हैं, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखिए। 6-7 बार मैंने सर मुझे लिखना है वैसे लिखने दीजिए, नहीं ऐसे नहीं। मैं उनके नाम लिखना चाह रहा था लेकिन लिखने नहीं दिया उन्होंने, अपने हिसाब से उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई। जिन लोगों पर आपको शक था उनका आप नाम लिखना चाहते थे, तो उन्होंने FIR में नाम नहीं लिखने दिया? सिंपल मिसिंग किया। मैं चप्पल के बारे में बोलती रही, उन्होंने चप्पल के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। मैंने दिखाया था उसको कि देखो चप्पल ये पड़े, ये मेरे बच्चे की 2 दिन हो गए आज चप्पल ये की। तो पुलिस ने FIR में नहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मिसिंग कंप्लेंट लिखी है, कुछ नहीं लिखा मेरे बच्चे का। इतने दिन हो गए जेएनयू कंटिन्यू जा रहे हैं हम लोग, और ये नहीं कि एक बार जो है VC या रेक्टर या चीफ डॉक्टर मिल ले हमसे आके या कुछ भी। मतलब पहली बार कब मिले थे? उनके बयान से तो यही लगता है कि काफी तलाशी में लगे हुए हैं, आप लोगों की बड़ी चिंता करते हैं। कब मिले थे आपको? कितने दिनों से VC ने? 3 दिन बाद हम लोग खुद जाकर मिले थे उनसे। 3 दिन बाद? अच्छा, गए थे, गार्ड ने रोक दिया। मतलब 15 की घटना है तो आप 18-19 के 18 तारीख को मिलेंगे। फिर उसके बाद जबरदस्ती गए थे कि हमें मिलना है, तो मदर से और जो वकील थे उनसे वो मिले थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग प्रॉक्टर से मिलने गए, तो नहीं मिले प्रॉक्टर,
वीसी से हमने कहा कि मुलाकात करा दी, हमें तो नहीं पता कि जेएनयू में वीसी ऑफिस का है। तो प्रॉक्टर कितना बड़ा आदमी होता है जो नहीं मिला? वो क्यों नहीं मिला कोई मिलने को प्रॉक्टर? तैयार नहीं, कोई मिलने को तैयार क्या होता है प्रॉक्टर जो वो नहीं मिलेगा? और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है सर, आप कहेंगे मैं दिखाऊंगी कि जबरदस्ती हम रूम के अंदर, वहाँ उनके रूम के बाहर खड़े रहे कि हमें मिलना है, और जब हम लोग चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, तो उन्होंने फिर हमें कंसीडर किया और हमें बुला के बात की। आधा घंटा बात हुई है, उसमें मुस्तकिल हम लोगों ने कहा कि सर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं करा रहे, एक झगड़े की एफआईआर कराइए, चाहे उसमें नजीब का भी नाम दीजिए, झगड़ा हुआ है वो दिखाइए। अच्छा, अब ये दूसरी बात आ गई कि एफआईआर आपने कराई है, जेएनयू ने नहीं कराई। जेएनयू ने कुछ नहीं कराया। तो वो वीसी कह रहे हैं कि हम जांच में बहुत मदद कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपनी तरफ से एक्यूज्ड बताया है, अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें नजीब को एक्यूज बताया है, मतलब उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, उसके बावजूद वो एक्यूज है। और जब मैंने उनसे कहा कि आप एफआईआर करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एफआईआर पे एफआईआर हो सके। तो मैंने कहा आपने लीगल एडवाइज़र से पूछा? वो हम तो ध्यान नहीं रहा, हम पूछेंगे। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है सर, आप पूछिए, कल मैं फिर आपका इंतजार करूंगी, अब आप बुलाइएगा, हम जबरदस्ती। और वाइस चांसलर तो कह रहे थे कि आप लोगों ने घेर लिया तो उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। अब प्रॉक्टर, वो उस दिन की बात है, बीसी से जिस दिन बात हुई, हमने कहा कि आप प्रोविजन मालूम करिए, एफआईआर हो सकती है, आपकी तरफ से एफआईआर। उनका ये कहना था कि विश्वविद्यालय एफआईआर नहीं कर सकता, वो एफआईआर पे एफआईआर नहीं होती, उन्होंने ये हमें कहा था। अच्छा, तो हमने कहा आप एक एफआईआर अलग से करा दीजिए अगर हमारी एफआईआर के साथ नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन वो इस पे एग्री नहीं कर रहे थे। तो पर उसके बाद चलिए एक कानूनी टेक्निकल मामला है जिसमें मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, पर उन्होंने ये कहा कि एक एफआईआर हो चुकी है तो हम दूसरी एफआईआर नहीं करा सकते हैं। पर मुझे ये बताइए कि उसके बाद जो भी आपकी बात हुई, क्या वाइस चांसलर ने फिर बुला के कहा कि आप लोग परेशान? अभी तक नहीं, खुद से उन्होंने नहीं बुलाया, ऑन रिकॉर्ड बात कहना है। वाइस चांसलर ने उन्होंने आपकी मदर को नहीं बुलाया कि आप चिंता मत कीजिए? तो मीडिया से पढ़ के तो लगता है कि वो बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत। नेक्स्ट डे फिर हमने जब उनसे कहा कि अब आप हमें बुलाइएगा, हम आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप हमें बुला के बात करेगा। नेक्स्ट डे मैं 6:30 बजे तक वहाँ बैठी रही, ज़मीन पर प्रॉक्टर ऑफिस है, एडमिन ब्लॉक में। तो नहीं बुलाया तो हम ज़बरदस्ती फिर गए, तो प्रॉक्टर ने कहा रेक्टर से मिल लीजिए। प्रॉक्टर हमसे मिलने नहीं आया, उसके असिस्टेंट जो थे, जो भी उनके अटेंडेंट थे, उन्होंने बोला। मैंने कहा अगर आप नहीं मिलेंगे तो फिर हम अंदर ऑफिस में आ जाएंगे। तो रेक्टर आए, वो प्रॉक्टर आए, फिर रेक्टर के पास ले गए, रेक्टर से फिर बात हुई, तो उन्होंने हमें दिखाने के लिए अपने लीगल एडवाइज़र से कहा कि आप आ जाइए, इनसे बात कर लीजिए। उस दिन हम लोग एक डेड बॉडी देख कर आए थे, तो और दिमाग में तकलीफ बहुत ज़्यादा थी कि इस तरह की सिचुएशन हम लोग झेल रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप एफआईआर कराएंगे या नहीं कराएंगे? सर एफआईआर हो सकती है, हमने भी मालूम कराया। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम एफआईआर नहीं कराएंगे। रेक्टर ने बोला कि मैं क्यों एफआईआर कराऊँ, मैं थोड़ी वहाँ था, ये जब मैं वहाँ था ही नहीं तो मैं क्यों एफआईआर करूँ, मेरी जिम्मेदारी। ये एक आपकी सदफ आपकी बात से ये एक सवाल निकलता है कि जेएनयू ने ये कहा कि उसे अपनी तरफ से एफआईआर कराने में दिक्कत है। ठीक, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड मतलब अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर ने, आपने जैसा मुझे बताया, अपनी तरफ से एक फोन नहीं किया कि ये डेवलपमेंट है। एक फोन सर, कॉन्फ्रेंस जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे 10-15 मिनट पहले फोन आया था कि वाइस चांसलर मदर से बात करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ चुके थे, तो इसलिए हमने मना कर दिया कि अभी बात नहीं हो सकती। उस दिन के बाद से दोबारा कॉल नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने के लिए हो ना पाए, इसलिए कॉल कर लो, उसके कॉल करो। चलिए ठीक। उसके बाद उन्होंने आपको अपने कमरे में नहीं बुलाया? नहीं, कभी ये नहीं कहा कि आप इतने क्यों भटक रहे हैं, आइए बैठिए, पानी पीजिए। वो हमारा भी छात्र है, अगर आपका बेटा है तो उसकी मुझे भी चिंता है, मैंने पुलिस से बात की है। ये सब बातें भले उन्होंने प्रेस से की होगी, लेकिन इनका कहना है ये उन्होंने कि बोला कि हम कांटेक्ट में हैं पुलिस से। मैंने कहा साहब आप कांटेक्ट में हैं तो फिर आप उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं जिन्होंने मारा? आप उनको क्यों, क्या वजह है कि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? शील्ड क्यों बने हुए उनके? उन बच्चों को बोलिए, वहाँ पे कंप्लेन दीजिए कि इन्होंने मारा है उसे। नजीब ने एक मारा है तो इन्होंने कितना मारा है वो भी तो बताइए। अगर, और ये हमें मालूम भी नहीं है, नजीब तो मिला नहीं है ना, तो हमें मालूम भी नहीं कि नजीब ने मारा है या नहीं मारा है। अब यहाँ दो बातें समझने की है कि अगर विश्वविद्यालय अपनी रिपोर्ट में कहता है कि नजीब की वजह से ये झगड़ा हुआ, तो भी वो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट अंतिम फैसला नहीं है। तब भी उसे जीने का हक है। उसे मारने वाले लोग वो तो सही नहीं हो सकते। अगर नजीब 1 मिनट के लिए मान लें कि वो वजह हो सकता है, तो मारने वाली भीड़ तो सही नहीं हो सकती। क्या विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट में उस भीड़ को जस्टिफाई किया है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए ये हैरानी की बात है कि वाइस चांसलर ने एक मर्तबा जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके अलावा कभी बुलाकर तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। अब आप नागरिकों को इसमें एक बात समझने की है, याद रखने की है कि आम तौर पर संस्थाओं के प्रमुख
आम नागरिकों के साथ ज़्यादातर यही करते हैं। अगर इनके साथ जो हुआ है उसे आप किसी भी प्रकार से मान्यता देते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। विश्वविद्यालय में होने वाले झगड़ों में, उसके लपेटे में तो कोई भी आ सकता है, किसी भी तरफ से कोई भी आ सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। पर जिस लड़के की तलाश 23 दिनों से 24 दिन हो गए, 24 दिनों से हो रही है, उसकी मां को हम मीडिया के जरिए देखते हैं कि वो आईटीओ पर हैं, वो राष्ट्रपति, वो रायसीना हिल्स की तरफ हैं, वो पुलिस उन्हें खींचते हुए लेके जा रही है, लेकिन हमने ये तस्वीर नहीं देखी कि वो वाइस चांसलर के साथ बैठी हुई हैं और वाइस चांसलर उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई तस्वीर वाइस चांसलर के पास है पहले दिन की मुलाकात के बाद, तो वो जरूर दें, हम बाद में भी प्राइम टाइम में दिखा देंगे, क्योंकि ये पब्लिक का प्राइम टाइम है, तो ये उसकी तरफ से जाएगा। अगर पुलिस को इसमें अपना कोई रिजॉइंडर देना है, अपनी कोई सफाई देनी है इनकी बातों में कि क्या हुआ, अगर पूछताछ की गई उन लड़कों से जिनके आरोप हैं, क्या ये इनकी बात सही है कि जब ये नाम लिखना चाहते थे कि इन लोगों ने मारने का प्रयास किया तो उनका नाम नहीं लिखा जाएगा? क्या एफआईआर कराने का यही कायदा है कि जैसा अफसर बताएगा वैसा लिखा जाएगा या जैसा पीड़ित बताएगा वैसा लिखा जाएगा? क्या मां ने जो कहा है कि उन्होंने नजीब की चप्पल हॉस्टल के गलियारे में देखा और वो इसे दर्ज कराना चाहती हैं, तो क्या इसे जानबूझ के छोड़ा गया है? ये जो सवाल है पुलिस को और वाइस चांसलर को इसके जवाब देने चाहिए। नहीं देना चाहते हैं, सवाल पूछने की नई संस्कृति के खिलाफ आजकल वैसे भी असहनशीलता है, तो वो अलग बात है, वो उनकी बात है, क्योंकि वो सवाल का जवाब ना देकर बहुत सुरक्षित हैं। पर ना जाने किन किन के बच्चे, कितने लाखों की संख्या में बच्चे देश के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अगर इस तरह की प्रवृत्ति को अगर हम मान्यता देंगे और आप उससे सहमत हैं, तो एक बार ठीक से सोच लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 22-23 दिन हो गए और वाइस चांसलर का बयान अखबारों में बड़ा खूबसूरत आता है? मैं अखबारों से ही जानता था कि बड़े संवेदनशील हैं, शायद जो प्रदर्शन करने वाले लड़के हैं वो अपना धीरज खो रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस को वक्त लग जाता है और ये बात समझनी चाहिए कि लग सकता है ऐसा वक्त। लेकिन वाइस चांसलर अगर परिवार के लोगों को बुलाकर अपने कमरे में नहीं बिठाते और तसल्ली नहीं देते, और ये आप बात सही कह रही हैं, हम लोग जबरदस्ती गए थे, उन्होंने नहीं बुलाया था। जब बुलाया था उसके बाद तो नहीं बुलाया है ना? उसके बाद नहीं, जब हम गए हैं उसके बाद भी दोबारा 3 बार हम खुद मिले, उन्होंने एक दिन भी नहीं बुलाया। उन्होंने नहीं बुलाया? पिछले 10 दिन में बुलाया उन्होंने? नहीं बुलाया। एक दिन भी बात करनी। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस फोन आया था। हाँ, उससे पहले 3 बार जब हम मिले हैं तो तीनों बार हम, ये शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर। तो आप देखें कि अगर वो सड़क पे जाती हैं अपने हक मांगने के लिए तो ट्रैफिक जाम की समस्या बन जाती है। आप ही तय कर लीजिए कि क्या आपको ऐसी कोई कभी नौबत नहीं आएगी कि अपने सवालों को लेकर आप अधिकारियों के सामने खड़े होंगे, प्रदर्शन कर रहे होंगे? क्या आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए? प्रोटेस्ट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना कल प्रोटेस्ट भी शुरू नहीं हुआ नहीं, था। हम लोग नेशनल म्यूजियम के पास पहुंचे थे, गाड़ी से उतरे ही थे, फुटपाथ पे खड़े हो रहे हैं और इतनी देर में बड़ी बड़ी 2-3 वैन आई और उसमें से धड़ाधड़ पुलिस ने भागना शुरू किया। मेरे साथ भाई थे मेरे और भाई के फ्रेंड्स थे। जेएनयू वाले तो पहुंचे भी नहीं थे, 1-2 बच्चे जेएनयू के बाद में आए थे और उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। मामी ने रोका कि भाई ये बच्चे क्यों, इन बच्चों को क्यों खदेड़ रहे, उन्होंने क्या जुर्म किया, ये तो खड़े हैं चुपचाप से, ना अभी नारेबाजी हुई ना कुछ हुआ। मामी को जिस तरह से ले गए वो सारी चीज़ें तो मीडिया पे आई गई हैं। मैं साइड में पेड़ की साइड लेके खड़ी हो गई कि मेरे ऊपर नज़र ना पड़े। मैं डर गई इस कदर कि मामी को जिस तरह से ले जा रहे हैं मेरा क्या हशर करेंगे। तो 3-4 लेडी कांस्टेबल आई और एक सिविल ड्रेस में पुलिस वाला आके कह रहा है उठाओ इसको। मैंने कहा मैंने क्या किया है, मैंने चोरी की है, मैंने डकैती डाली, आप मुझे क्यों उठाएंगे? ये मेरा राइट है, मैं यहाँ फुटपाथ पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, नारे लगा रही हूँ। तो उसने कहा नहीं हमें कुछ नहीं सुनना है, उठाओ उसे को।
तो उसके बाद ज़बरदस्ती मुझे ले गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे धक्का दिया, मेरे हाथ पे शोल्डर पूरा ये मेरा दुख रहा है। ये कल की पट्टी है? हाँ, ये उंगली नहीं चल रही है, अभी जाके दिखाऊंगी डॉक्टर को। तो धक्का क्या जोर से दिया धक्का उन्होंने? की मारने? मैं रोड पे गिरी थी तो मेरी चप्पल भी बस के नीचे चली गई थी, जिस पर मैं चिल्ला भी रही हूँ वीडियो में कि आपने मुझे धक्का दिया, मेरी चप्पल उठा के आप ही देंगी, मैं नहीं उठाऊंगी। तो उसी में चोटें आई, मामी को भी बहुत पर चोटें। पुलिस अधिकारी का जो बयान था मुजीब की, उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ नजीब की मां के साथ व्यवहार किया है। वो लेट गई थी इसलिए उठाया है उनको। वो तो सर सब दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि हम बोल रहे हैं, मीडिया तो वहाँ थी, सबने रिकॉर्ड किया है, तो वो जो बोल रहे हैं हम मतलब फैमिली के अलावा भी जो वहाँ पे और लोग थे, उन लोग को भी बहुत बुरी तरीके से एक आज के डिटेन करने के बाद एक बंदा था, उसको तो बस क्या बताऊँ, पूरा ऐसे पकड़ के पुलिस वाले ऐसे अंदर खचीड़ के ले जा रहे हैं बुरी तरीके से, और फिर और लोगों को चोटें मतलब घूंसे मारे उनके पेट में, वीडियो है उसकी। और आप, हाँ, एक लड़की का फोटो आज न्यूज़पेपर में आया है, जिसको एक पुलिस जो कांस्टेबल हैं कि कौन है, उन्होंने किस गंदी तरीके से उनको पकड़ रखा है और कहाँ उनका हाथ है, वो देखने के लायक बात है। कि वो बोल रहे हैं कि लेडी पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ा है, लेकिन वो प्रूफ हमारे पास भी आ गया है कि जेंट्स भी उठा सकते हैं लेडीज़ को। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जी रही हूँ। कितनी बार आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं इस तरह से? एक बार तो ITO पे थे, आज भी सोमवार को भी ITO में है, और रविवार को भी था, उससे पहले भी कई दफ़ा प्रदर्शन है जंतर मंतर पे भी। पर मेरे लिए सचमुच ये बात हैरानी करने की है। मैं हैरान नहीं हूँ वैसे। JNU में जब छात्र संघ ने कई नेताओं को बुलाया और सब ने अपनी बात रखी, इसके बावजूद अगर ये बात सही है कि वाइस चांसलर ने अपनी तरफ से इन्हें नहीं बुलाया, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ोन करने के अलावा, तीनों मर्तबा यही लोग गए, वो भी शुरुआती दौर में, उसके बाद एक बार भी नहीं बुलाया। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक किया, मैं कहता हूँ आपसे सहमत हूँ कि ठीक किया, लेकिन आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा हो जाए, क्या तब भी आप कहेंगे कि ठीक किया? क्या तब मैं जब कहूँगा कि ठीक किया, नहीं बुलाया वाइस चांसलर ने, कोई चिंता नहीं की, उसकी माँ को भटकने दो, उसके बाप को भटकने दो, तब भी आप कहेंगे कि ठीक बोल रहा है? यहाँ सवाल नजीब और उसकी माँ का नहीं है, सवाल है राज्य और एक आम आदमी के बीच के रिश्ते का। और राज्य के प्रतिनिधि कौन है? वो SHO जो FIR लिख रहे हैं, वो SSP या DC जो इन मामलों की जांच की निगरानी कर रहे होंगे, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई होंगी, और वो वाइस चांसलर जहां का वो पहली बार छात्र बना है, JNU में गया है। अगर उन्होंने अपनी तरफ से बुलाकर नहीं ये बात कही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सोचने की क्षमता या भावनाओं पर कितनी मोटी परतें जम गई हैं कि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं कि अब जब कोई लड़का गायब हो जाएगा तो उसके जरिए विश्वविद्यालय प्रशासन का यही बर्ताव होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तरफ से ये जवाब भेजेगा, अपनी तरफ से जवाब भेजेगा, क्योंकि चलन हो गया कि अथॉरिटी से सवाल नहीं कर सकते, कि प्रशासन ने अपनी तरफ से नजीब की मां फातिमा जी को बुलाया है, भाई मुजीब को बुलाया है, मेरी बहन सदफ को बुलाया है, जो लोग पिछले 24 दिनों से दिल्ली में, जिनके परिवार का कोई पहला लड़का दिल्ली में आता है, पहली बार, पहला लड़का नहीं और भी होंगे, पहली बार दिल्ली JNU का छात्र बनता है, उसके साथ ये घटना होती है। वो कारण बन सकता है झगड़ा, मेरे कारण हो सकता है, आपके कारण कोई झगड़ा हो सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आपके कारण झगड़ा हो जाए तो आपकी मार कर आपकी हालत खराब कर दी जाए। अगर आप हर बार किसी न किसी बहाने से, तर्कों से राज्य को इतनी छूट देंगे, आपके साथ नुकसान होगा। एक और बात है कि ये जो लड़के JNU के जो छात्र हैं, कोई नहीं आया, लेकिन आप सोचिए कि ये कैसे छात्र हैं कि 20-25 दिनों से जिस लड़के को ठीक से नहीं जानते, उसके लिए पुलिस के सामने लाठियां खा रहे हैं। तो कुछ अच्छे छात्र होंगे, इनमें कुछ अच्छी बातें होंगी, लेकिन मीडिया इन्हें, एक बड़ा हिस्सा इन्हें उपद्रवियों की तरह पेश कर रहा है। फर्ज कीजिए कि कल आपका बच्चा गायब हो जाता है, विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, कभी दोस्त रैगिंग के वक्त नाइंसाफ़ी कर देते हैं, कभी टीचर नाइंसाफ़ी कर देता है, और सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, कोई सामने नहीं आता।
क्या आप उन बच्चों को बधाई देंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चों के साथ नहीं दिया, वेल डन, तुमने अपनी पढ़ाई की, मेरा बच्चा मर गया लेकिन तुमने उसका साथ नहीं देके बहुत अच्छा काम किया, तुम अपना होमवर्क करते रहे। आप तय कीजिए कि ये जो लड़के हैं और जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो कितने गलत हो सकते हैं कि एक जिसे नहीं जानते हैं उसकी तलाश के लिए, एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए रोज पुलिस के पीछे जाते हैं। ये आपको 3-4 सवाल के जवाब आपको खुद तय करने हैं। ये कहना बहुत आसान है। जिस तरह से जेएनयू का मामला शुरू होता है उसके एक अपराधीकरण शुरू हो जाता है मीडिया के एक हिस्से। आप तय कर लीजिए, आप ये कहिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए और अपने बच्चों के दोस्तों के साथ कहिए कि दोस्त है ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ हो जाए, ये डूब जाए, लेकिन तुम उसे बचाने की कोशिश मत करना, शाम को आकर होमवर्क करना। तुम वाइस चांसलर से मिलने मत जाना उसकी खोज करने के लिए, तुम शाम को आकर अपना नोट्स बनाना और प्रदर्शन करने मत जाना। अगर यही करना सही है तो ये सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, समाज में सिखाइए, लोगों को पूछने मत जाइए। लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये सवाल तो है ना कि 24 दिन हो गए और दिल्ली की पुलिस, जो इतनी काबिल पुलिस मानी जाती है, वो खोज नहीं पाई। तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपको मिलाते हैं इस परिवार से और आप डिसाइड कीजिए। नजीब की माँ हैं, वो पूरा इंटरव्यू आप वहाँ पर आप देख सकते हैं कि थक गई। जाहिर है कि वो एक बाहर से एक दूसरे शहर में आकर और वो रोज़ इस लड़ाई को लड़ रही हैं और उनके पास कितना कुछ कहने को बचा होगा। कितनी बार तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम लोग भी ठीक से रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको तय करना है कि ये नजीब की माँ है या हिंदुस्तान की आम नागरिक है, जिनका कोई हिस्सा, जिनमें से आप भी हो सकते हैं और अक्सर कई बार मैं भी हो सकता हूँ। तो ये प्राइम टाइम के ये हिस्से में आप देखिएगा कि पुलिस ने जो कल किया वो क्या सही किया। इन सवालों पे लगातार सोचिएगा और सोचते सोचते आप नजीब की मां के बारे में प्लीज मत सोचिएगा। आप ये सोचिएगा कि क्या इस तरह का रिश्ता आप पुलिस से रखना चाहते हैं, क्या पुलिस का ऐसा रिश्ता आपके साथ हो, स्टेट का व्यवहार आपके साथ ऐसा हो। अगर आप सहमत हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दिल्ली की आबो हवा की बात करेंगे। हवा का स्तर जो है वो इतना ख़राब होता चला जा रहा है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सांस की तकलीफ़ों की समस्या बढ़ने लगी है। अस्पतालों में ऐसे मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगी है। अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो ऐसे पेड़ पौधे जिनका काम हवा को साफ़ सुथरा रखना है और ऐसा वातावरण जिसमें हमने तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगाकर, गाड़ियों को लाकर एक प्रदूषित माहौल तैयार किया है, उन पर किसी तरह की निगाह या निगरानी के ज़रिए ही इस दिल्ली की स्थिति को ठीक की जा सकती है। इसी साल 2-3 दफ़ा ये मामला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है कि अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाए कि क्या लागू हुआ है, उनमें से कितना लागू हुआ है, कितना लागू नहीं हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी के नाम से जिससे आप बार बार सुनते हैं, उन्होंने भी आज दिल्ली सरकार की खिंचाई की है और तमाम एजेंसियों से पूछा है कि हमारे जो आदेश हैं उनका क्या हुआ। अभी तक सड़कों पर पानी का छिड़काव क्यों नहीं हुआ है जिससे धूल ना उड़े। क्या आपने अपने आसपास मोहल्ले में पानी का छिड़काव देखा है? तो एक तरह से ये स्थिति भयावह है। हम देखते देखते अपने घरों में एयर प्यूरीफायर बड़ी संख्या में ख़रीदने लगे हैं, एयर मास्क लगाने लगे हैं। ऐसी हालत में कम से कम चीन के बारे में मैं जानता हूँ, आपातकाल डिक्लेयर कर दिया जाता है वहाँ पे। वो वाला आपातकाल नहीं, हवाओं का स्वास्थ्य आपातकाल और वो डिक्लेयर करके गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं सड़कों पे, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। और दिल्ली में स्कूल तो बंद किए गए हैं। जो हम सोचते थे कि कभी होगा वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एक छोटी सी बात और, अक्सर ये दलील आ रही है कि हरियाणा और पंजाब के किसान खेतों में धान काटने के बाद, गेहूं काटने के बाद उसकी जो ठूंठ रह जाती है फसल की, उसे जलाने लगते हैं और जब वो जलाते हैं तो उसका धुआं दिल्ली के आसमान पे आकर छा जाता है।
इस धारणा को अब चुनौती दी जा रही है। अगर किसानों को वहाँ की सरकारों ने ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है, लेकिन आप ये सोचिए कि किसान ऐसा क्यों करते हैं, और किसान अगर जुर्माना से बचने के लिए कुछ और करेंगे तो उन पर कितना खर्चा आएगा। तो कुछ सुझाव है इस वीडियो के जरिए, इस कहानी को भी जानिए कि क्या दिल्ली की हवा खराब करने के खलनायक क्या हमारे किसान हैं, या वो कारण हैं जिनसे हमें किसानों से ज़्यादा प्यार है। तो इस छोटे से वीडियो के जरिए आप देखिए।